हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लासेस में रेडिएशंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके टाइप्स के बारे में हम लोग जाने। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि पुराना थ्योरी था, ओल्ड थ्योरी था आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। उसमें दो तरह की घटनाएं, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो तरह की घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए, अब ये क्या था वो घटना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहा गया था कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो सारे रेडिएशंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन उस ब्लैक बॉडी को बाद में हीट करके देखा गया तो देखा गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग तरह का रेडिएशन इमिट करता है। और देखा गया कि लो टेम्परेचर पे कम एनर्जी वाला रेडिएशन और हाई टेम्परेचर पे हाई एनर्जी वाला रेडिएशन वो क्यों रिलीज़ करता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किए थे प्लैंक साहब। और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटोन के टकराने से किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी, इन सब के बारे में जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हम लोग करेंगे, उसके लिए जिस थ्योरी की ज़रूरत होगी वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और यही वो थ्योरी है जिस पर बोर्स थ्योरी भी आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये क्या क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है, ये तो थ्योरी क्यों दिया गया उसके बारे में बात किया गया है कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1901। किस लिए? टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो घटनाओं को समझाने के लिए ये थ्योरी दिया गया था। अब इस थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या है, आइए समझ ले। पहला पॉइंट में कहता है कि रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। रेडिएंट एनर्जी का मतलब समझ गए होंगे। अगर एनर्जी रेडिएशन के द्वारा, यानी अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है विदाउट मीडियम अगर होता है तो उस घटना को रेडिएशन कहते हैं, या उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी को रेडिएशन कहते हैं। और रेडिएशन से प्राप्त एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो पहला पॉइंट में क्या कहा गया कि जो रेडिएंट एनर्जी है, ये जो रेडिएशन के द्वारा प्राप्त जो एनर्जी है, ये किसी बॉडी से लगातार नहीं निकलता या किसी बॉडी के द्वारा लगातार एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। रेडिएंट एनर्जी इमिट करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी लगातार नहीं निकालता है ना, या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी लगातार नहीं निकालता या लगातार नहीं एब्जॉर्ब करता है ना। करता है लेकिन रुक रुक कर, एक टाइम इंटरवल के दौरान। आप लोग का कुछ टाइम इंटरवल होता है जिसके दौरान रुक रुक कर होता है। अब जैसे देख लो, ये बल्ब से आने वाला प्रकाश जो है ना, यानी लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी आता है तो उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो ये जो लाइट आ रहा है, फोटोन आ रहा है, तो अगर हम इसके तरफ देखें तो देखने से ऐसा लग रहा होगा कि लाइट लगातार जल रहा है। लाइट लगातार जल रहा है मतलब इसमें से रेडिएंट एनर्जी लगातार आ रहा है, फोटोन लगातार आ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है कि हमारे आँखों का जो है वो काउंटिंग कैपेसिटी होता है। हमारा आँख जो है 1 सेकंड में 16 इवेंट को कैप्चर करता है। अगर मान लो कि 1 सेकंड में 16 इवेंट को कैप्चर करता है, तो अगर कोई बॉडी जो है या कोई सोर्स जो है वो 1 सेकंड में मान लो कि वो क्या किया, वो 32 आप लोग का फोटोन निकाला, और हमारा आँखों का काउंटिंग कैपेसिटी जो है वो 16 है 1 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड में ये 32 रेडिएशन आया और हमारा आँख जो है वो 1 सेकंड में 16 काउंट करेगा, तो 32 फोटोन को काउंट करने में उसको 2 सेकंड लग जाएगा। तब तक वो 1 सेकंड आराम कर सकता है कि चलो भाई एक ही बार 32 हम फेंक देते हैं, या एक ही बार 64 फेंक देते हैं। तो एक बार अगर 64 फेंक दिए तो 4 सेकंड तक हमारा आँख उस फोटोन को काउंट करता रहा। तो हमारा आँख तो लगातार वर्क कर रहा है, लेकिन वो 3 सेकंड का आराम कर लिया आप लोग का। एक बार फेंक दिया 3 सेकंड का आराम, फिर एक बार फेंक दिया फिर 3 सेकंड का आराम। लेकिन आँखों को इसको तो आराम नहीं मिल रहा क्योंकि ये लगातार काउंट कर रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को कि किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार निकलता है लेकिन लगातार नहीं निकलता है। किसी भी बॉडी से रेडिएशन निकलता है तो वो लगातार नहीं निकलता है, रुक रुक कर निकलता है, ठीक है। ये प्लैंक साहब का मानना था कि किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता है, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में कहा कि रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और टाइनी बंडल्स कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। यानी
ये तो पहला पॉइंट में समझ गए कि किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता है, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है, और जब भी निकलेगा तो छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलेगा। उन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्वांटा या फोटोन। ठीक है, तो छोटे छोटे पैकेट्स व टीनी बंडल्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्वांटा या फोटोन नाम देंगे। तो 2 पॉइंट समझ गए। पहला, किसी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है, और जब भी निकलता है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलता है। उन पैकेट ऑफ एनर्जी को, उन बंडल ऑफ एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, नोट में लिखवा है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अगर कोई पूछेगा रेडिएंट एनर्जी क्या है, तो रेडिएशन के रूप में प्राप्त होने वाले एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे हम लोग का पुराना जो थ्योरी था वो क्या कहता था, वो कहता था कि अगर कोई हॉट बॉडी है, तो आप लोग को पता है कि हॉट बॉडी जो है एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अगर कोई हॉट बॉडी है तो उससे एनर्जी लगातार निकलेगा, है ना, उससे रेडिएशन जो है वो लगातार निकलेगा, यानी इसमें कंटिन्यूअस इमिशन होगा, कंटिन्यूअस इमिशन होगा किस चीज़ का, एनर्जी का, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये पुराना नज़रिया था, ओल्ड व्यू था। ठीक है, लेकिन हमारे प्लैंक साहब का क्या मानना था, प्लैंक साहब का मानना था कि कोई भी अगर हॉट बॉडी है ना, या सोर्स है एनर्जी का, तो उससे आप लोग का एनर्जी निकलेगा, लेकिन रुक रुक कर निकलेगा, है ना, और जब भी निकलेगा तो एक पैकेट ऑफ या बंडल, टीनी बंडल्स के रूप में निकलेगा। इन छोटे छोटे पैकेट्स, देख रहे हो इंटरवल है आप लोग का, लगातार नहीं निकल रहा है, रुक रुक कर निकल रहा है, और जब भी निकलेगा तो एक छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलेगा। इन छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्वांटा या बोलो क्या, फोटोन, है ना। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि अगर एनर्जी लाइट के रूप में एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, फोटोन कहलाएगा। रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, यानी लाइट के रूप में अगर कोई एनर्जी निकलता है तो उसको हम लोग फोटोन कहेंगे। एंड इन अदर फॉर्म, and in other form is called quanta। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में अगर निकलता है या एब्जॉर्ब होता है तो उसको क्वांटा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लाइट के रूप में अगर एनर्जी निकलेगा तो उसको हम लोग फोटोन कहेंगे, और दूसरे फॉर्म में निकलेगा तो उसको हम लोग क्वांटा कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट समझ गए। पहला, किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता है, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स के रूप में निकलता है, जिनको हम लोग क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को, इन बंडल ऑफ एनर्जी को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और हम लोग क्या समझे कि अगर लाइट के रूप में एनर्जी आएगा जाएगा तो उसको फोटोन कहेंगे, और किसी और फॉर्म में आएगा जाएगा तो उसको हम लोग क्वांटा कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा प्लैंक्स का नज़रिया था। ये जो था हमारा कौन सा व्यू था, प्लैंक्स का व्यू। प्लैंक साहब कहे कि किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता, जब भी निकलता है तो छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलता है, जिसको क्वांटा या फोटोन कहेंगे। फोटोन कब कहोगे, लाइट के रूप में अगर एनर्जी आ जाएगा तो फोटोन कहोगे, किसी और फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्वांटा कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग पॉइंट नंबर 3 भी बना सकते हो, इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट नंबर 3 भी बना सकते हो। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो जब भी निकलेगा तो, है ना, रुक रुक कर निकलेगा, और छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलेगा, जिसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। लाइट के रूप में निकलेगा तो फोटोन कहेंगे, किसी और फॉर्म में निकलेगा तो उसको क्वांटा कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया कि रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएंट एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। यानी इसमें क्या कहा गया कि जो एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे। यानी जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर ई को अगर हम लोग रेडियंट एनर्जी कहें, ई अगर हमारा रेडियंट एनर्जी है ना, और न्यू जो है ये हमारा अगर फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का, तो हम लोग कह सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कि रेडियंट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट डालोगे, है ना। यानी इस कांस्टेंट को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी ई बराबर हो गया एच न्यू, ठीक है। ई बराबर एच न्यू। और आप लोग तो जानते हो कि न्यू का वैल्यू किसके बराबर हो गया, न्यू का वैल्यू जो होता है वो सी बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई बराबर एच न्यू, न्यू को अगर रिप्लेस करें, है ना, न्यू के जगह अगर सी बाई लैम्डा रखें तो ई बराबर हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन जिस रेडिएशन में वेवलेंथ ज़्यादा होगा, है ना, उसमें एनर्जी कम होगा। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग समझ गए कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिस रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि ये जो है आप लोग का इन सब के बारे में परिचय करवा ले। तभी दो फार्मूला आया हमारा, ई बराबर एक एच न्यू, है ना, और एक आया ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। इसमें इसके बारे में बात कर ले तो ई तो समझ गए, ई हमारा कौन सा एनर्जी है, ई को हम लोग कहेंगे रेडियंट एनर्जी। सी क्या है आप लोग का, सी है वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो किसके बराबर होता है, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। कितना होता है पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रह गया हमारा ये लैम्डा है, ये क्या है आप लोग का, वेवलेंथ हो गया आप लोग का। दिस इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और हमारा रह गया न्यू, दिस इज आप लोग का फ्रीक्वेंसी है आप लोग का रेडिएशन का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एंड एच जो है दिस इज कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो एच का वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा, है ना। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है आप लोग का, तो एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा आप लोग का, तो याद रखिएगा 6.626 × 10⁻34 क्या जूल सेकेंड, है ना। क्योंकि एच का यूनिट जूल सेकेंड हो जाएगा आप लोग का। कैसे, ई बराबर एच न्यू है तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू, ई हो गया जूल और ये सेकेंड इनवर्स ऊपर आएगा तो सेकेंड हो जाएगा, तो जूल सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग ऐसे मैसेजेस में 6.626 × 10⁻27 क्या अर्ग सेकेंड, है ना। क्योंकि एक जूल कितना के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये एच का वैल्यू याद रखना है आप लोग को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जिस रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना, जिस रेडिएशन में आप लोग का एनर्जी ज़्यादा होगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। और एच और सी आप लोग का कांस्टेंट है, तो ये आप लोग को काम आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो लूज होगा ना तो गेन होगा, ये याद रखिएगा। यानी अभी तक हम लोग क्या समझे, किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता है, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है, और साथ ही साथ छोटे छोटे पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलता है, जिसको क्वांटा और फोटोन कहते हैं, ठीक है। और एक क्वांटा या एक फोटोन का एनर्जी कितना हो गया आप लोग का, वही एच न्यू या एस सी बाई लैम्डा, है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि एनर्जी
लेस देन 1 क्वांटा और 1 फोटोन is neither lost nor gained, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो कोई लूज करेगा और ना ही कोई गेन करेगा। तो याद रखिएगा कि मिनिमम, अगर मिनिमम किसी भी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, है ना, तो किसी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब या रिलीज होगा तो कम से कम एक क्वांटा तो जरूर होगा। और एक क्वांटा और एक फोटोन का एनर्जी जो है वो कितना होगा आप लोग का, तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। ये पूछता है आप लोग का कि एक क्वांटा या एक फोटोन का एनर्जी कितना हो गया। तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा या 1 फोटोन कितना होता है आप लोग का, एच न्यू या Sc बाय लैम्डा। याद रखिएगा एक क्वांटा या एक फोटोन का एनर्जी जो है वो एच न्यू या Sc बाय लैम्डा होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नोट में लिख सकते हो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और 1 क्वांटा कितना हो गया, एच न्यू या Sc बाय लैम्डा। ठीक है, तो याद रखना कि एक क्वांटा या एक फोटोन का एनर्जी जो है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, एच न्यू या Sc बाय लैम्डा, है ना। न्यू को हटा के हम लोग रिप्लेस करेंगे, न्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा के। तो Sc बाय लैम्डा, तो अगर वेवलेंथ दिया हुआ है और उससे एनर्जी पूछेगा तो E बराबर Sc बाय लैम्डा यूज़ करना, और अगर फ्रीक्वेंसी देके अगर एनर्जी पूछेगा तो E बराबर एच न्यू यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो कोई लूज करेगा ना तो गेन करेगा। तो फिर से अभी हम लोग 4 पॉइंट क्या क्या पढ़े, किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता है, रुक रुक कर निकलता है। जब भी निकलता है तो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स और टीनी बंडल्स के रूप में निकलता है, जिसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। थर्ड में रेडिएंट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के, यानी जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। और वहीं से हम लोग लाए फार्मूला की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या ई बराबर एच न्यू या ई बराबर Sc बाय लैम्डा। और एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो कोई लूज करेगा ना तो गेन करेगा। एक क्वांटा का एनर्जी जो है वो कितना होता है आप लोग का, एच न्यू या Sc बाय लैम्डा। तो एक क्वांटा का इतना, तो n क्वांटा का कितना होगा वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ n क्वांटा कितना होगा, एनर्जी ऑफ n क्वांटा, है ना, या n फोटोन। तो अभी आप लोग देखें कि एक क्वांटा में एच न्यू, तो 2 क्वांटा में 2h न्यू, 3 क्वांटा में 3h न्यू, 4 क्वांटा में 4h न्यू, तो n क्वांटा में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH न्यू या NHc बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया कि E बराबर हो गया NHc बाय लैम्डा, ये भी यूज़ कर सकते हो, या E बराबर NH न्यू। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग का, जहाँ पे n क्या है आप लोग का, n जो है वो नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, कभी कभी इससे रिलेटेड एक सवाल आप लोग को पूछ देता है, नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन से रिलेटेड। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि एक बल्ब है आप लोग का, एक बल्ब है आप लोग का। ठीक है, इस बल्ब से मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर वाला रेडिएशन, जैसे मान लो रेड लाइट हो गया या ब्लू लाइट हो गया। मान लो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वो आप लोग का 4000 एंगस्ट्रम है। ठीक है, और इस बल्ब पे लिखा हुआ 100 वाट का बल्ब है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि इस बल्ब का पावर जो है वो 100 वाट का है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, उससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाला। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हो कि पावर जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ये वर्क डन अपॉन टाइम निकलता है आप लोग का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 100 वाट का मतलब, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 100 वाट का मतलब है कि 100 जूल पर सेकेंड, यानी इस बल्ब में कैपेसिटी है कि 1 सेकेंड में 100 जूल वाला रेडिएशन निकाल सकता है। 1 सेकेंड में 100 जूल वाला एक रेडिएशन, या 1 सेकेंड में 50 जूल वाला 2 रेडिएशन, या 1 सेकेंड में 20 जूल वाला 5 रेडिएशन, या 1 सेकेंड में 10 जूल वाला 10 रेडिएशन, एक ही सेकेंड में निकालेगा। उसका पावर है कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल वाला एक रेडिएशन निकाल सकता है, या 50-50 का 2 रेडिएशन निकाल सकता है, मतलब 100 जूल निकालेगा। ठीक है, चाहे 10-10 जूल का 10 रेडिएशन निकाल सकता है, ये पावर है उसका। ठीक है, तो 100 वाट 20 वाट रहता तो इसका मतलब कि 20 जूल पर सेकेंड वाला एक रेडिएशन निकाल सकता था। तो कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, इससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है जिसका वेवलेंथ कितना है आप लोग का, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि ये 1 सेकेंड में है ना कितना क्वांटा ये निकालेगा, है ना। तो आप लोग को पूछ रहा है क्या कि फाइंड आउट नंबर ऑफ क्वांटा डज दिस बल्ब इमिट, है ना, पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना क्वांटा वाला। तो जब भी नंबर ऑफ क्वांटा से रहे ना आप लोग का वेवलेंथ देके, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा E बराबर NhC/λ। ठीक है, अब रह गया आप लोग को क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है। तो ये हो जाएगा E इंटू लैम्डा बाई H इंटू C। ठीक है, एनर्जी दिया हुआ है, कितना एनर्जी है पावर से ही निकाल लेंगे क्योंकि 1 सेकंड में ही पूछ रहा है। तो 1 सेकंड में इसका एनर्जी कितना है, 100 जूल वाला रेडिएशन निकाल सकता है। तो 1 सेकंड में 100 जूल वाला, तो एनर्जी हो गया इसका 100 जूल। ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लोगे मीटर में क्योंकि ऐसा यूनिट लिया गया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू पावर -10 क्या मीटर होता है आप लोग का। H का वैल्यू आप लोग को पता ही है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड हो गया आप लोग का। और रह गया आप लोग का C वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही में ही लेना है, तो क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वाला सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर सब खत्म हो जाएगा। आप लोग आराम से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन निकाल सकते हो। तो बड़ा आसानी से इस तरह का सवाल प्यारे बच्चों हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो 5th पॉइंट में कहा गया है ना, इसमें कहा गया कि किसी भी बॉडी से जो है वो 1 क्वांटा या 1 फोटोन से एनर्जी, मतलब उससे कम ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। ठीक है, कोई भी सोर्स या कोई भी सिस्टम जो है, तो कम से कम 1 क्वांटा। और वहाँ पे कहा कि जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है, यानी पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे पैकेट्स या टिनी बंडल्स के रूप में। किसी को 5 पैकेट दे रहा होगा, 10 पैकेट दे रहा हो, लेकिन वो लगातार एक ही पैकेट नहीं दे रहा होगा, एक ही बार 10 पैकेट नहीं दे रहा होगा, उसके बीच में इंटरवल रहता होगा। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से क्वांटाइजेशन की ये बात करता है, यानी ये कहता है कि रेडिएंट एनर्जी जो है radiant energy exists in integral form. Radiant energy exists in integral form, है ना, that is क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है ना। यहाँ पे ये कहता है कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कैसे, क्योंकि हम लोग जान गए कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो क्या होगा, एक फोटोन में एक क्वांटा मतलब h न्यू, तो 2 क्वांटा में 2h न्यू, 3 क्वांटा में 3h न्यू। तो n जो है वो क्या है आप लोग का, n तो एक इंटीगर ही है आप लोग का, n जो है वो इंटीगर ही है आप लोग का, इंटीगर ही है जिसका वैल्यू जो है n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल फॉर्म में हुई होगा आप लोग का, यानी एनर्जी इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर n का वैल्यू अगर 1 हो गया
तो रेडिएंट एनर्जी कितना हो जाएगा आप लोग का, है ना। यानी हम लोग का रेडिएंट एनर्जी या तो NH न्यू या NHc बाई लैम्डा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटा में कितना हो जाएगा, H न्यू या Sc बाई लैम्डा, है ना। उसी तरह से आप लोग का 2 क्वांटा में एनर्जी कितना होगा, 2H न्यू या 2Hc बाई लैम्डा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 3 क्वांटा या 3 फोटोन में एनर्जी कितना होगा, 3H न्यू या 3Sc बाई लैम्डा। तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। यानी कहा गया कि अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वांटा क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। और अगर वो अपना कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ अपना एनर्जी लेवल अगर चेंज करेगा तो या तो एनर्जी लूज करेगा या फिर गेन करेगा। यानी क्वांटाइजेशन की बात कर रहा है। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम जो है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स का निर्माण, है ना। जैसे मान लो एक क्वांटा है, ठीक है, तो मान लो कि एक क्वांटा है, तो ये जो आप लोग का जो भी मैटर है उसके अंदर का एनर्जी कितना हो जाएगा, H न्यू। 2 क्वांटा है तो इस मैटर का एनर्जी कितना हो जाएगा, 2H न्यू, है ना। 3 क्वांटा है तो इस मैटर का एनर्जी कितना हो जाएगा आप लोग का, 3H न्यू। उसी तरह से 4 क्वांटा है तो उस मैटर का एनर्जी कितना हो जाएगा, 4H न्यू। तो यहाँ पे कहा गया कि ये तब तक वो सिस्टम वही रहेगा जब तक ना वो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। लेकिन अगर ये चाह रहा है कि हम फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जाएं, तो अगर या थर्ड एनर्जी लेवल में जाएं, तो अगर थर्ड एनर्जी लेवल में जाएगा, अगर एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो बिना एनर्जी लूज और गेन किए हुए वो एनर्जी लेवल चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो वैसे केस में उसको क्या करना होगा, यानी 1 क्वांटा से 3 क्वांटा में जाएगा तो उसको और 2 क्वांटा गेन करना होगा, बिना किस रूप में, रेडिएशन के रूप में। यानी यहाँ एनर्जी गेन करना पड़ेगा। लोअर से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो गेन करना पड़ेगा, और वही हायर से अगर लोअर पे आएगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी करना होगा। और ये जो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होगा वो किस रूप में होगा, रेडिएशन के रूप में होगा, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी, है ना, ये किस रूप में होगा आप लोग का, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी जो होगा वो ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी, अगर क्या क्या हम लोग जाने कि हर एक एनर्जी लेवल का, है ना, अपना एक एनर्जी का वैल्यू होता है। अलग अलग एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो उसका एनर्जी का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अगर कोई सिस्टम लोअर से हायर पे जाना चाहेगा तो हायर का एनर्जी ज़्यादा होगा, लोअर का कम होता है, तो लोअर से हायर पे जाने के लिए उसको गेन ऑफ एनर्जी करना होगा। और हायर से जब लोअर आएगा तो उसको लॉस ऑफ एनर्जी करना होगा। यानी अगर एनर्जी लेवल चेंज करेंगे तो आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। अगर एनर्जी लेवल चेंज करेंगे तो या तो एनर्जी लूज करना होगा या गेन करना होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लोअर से हायर पे जा रहा है कि हायर से लोअर पे आ रहा है। और अगर आप जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं तो ना आपको लूज करना होगा ना गेन करना होगा। यानी अगर कोई चाहेगा कि हाँ सेकंड है तो सेकंड पे ही रहे, तो जाहिर बात है कि ना लॉस होगा ना गेन। यानी अगर कोई मैटर जिस स्थान पे है अगर उसी स्थान पे रहना चाहता है तो ना एनर्जी लूज करना होगा ना गेन करना होगा। इसी चीज का यूज किया गया था बोर्स थ्योरी में। तो यहाँ पे क्या क्या जाने, सबसे पहला बात प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि किसी भी बॉडी से एनर्जी लगातार नहीं निकलता, जब भी निकलता है तो रुक रुक कर निकलता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में निकलता है या टीनी बंडल्स के रूप में निकलता है। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इन बंडल्स ऑफ एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्वांटा और फोटोन। फोटोन कब कहोगे, लाइट के रूप में अगर एनर्जी आएगा जाएगा तो उसको फोटोन कहेंगे, किसी और फॉर्म में अगर एनर्जी आएगा जाएगा तो उसको क्वांटा कहेंगे। और क्या जाने, एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। एक क्वांटा का एनर्जी कितना होता है, H न्यू, 2 क्वांटा में 2H न्यू, है ना। जितना आप लोग क्वांटा बढ़ाओगे उसमें H न्यू या Sc बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। और क्या कहा गया कि उस रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होगा जिसमें पैकेट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। पैकेट ऑफ एनर्जी किस में ज्यादा होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। और क्या जाने कि रेडिएंट एनर्जी का एग्जिस्टेंस जो होता है वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, यानी क्वांटाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। अलग अलग एनर्जी लेवल का एनर्जी अलग अलग होगा। अगर कोई एनर्जी लेवल चेंज करना चाहेगा तो या तो
लॉस करना होगा या गेन ऑफ एनर्जी करना होगा प्यारे बच्चों। तो आप आसानी से यही आप लोग का बोर्स थ्योरी में अपनाया गया कि अलग अलग ऑर्बिट्स का एनर्जी अलग अलग होता है ना। इसी फॉर्मूला को यूज किया गया और इसमें साफ तौर पे कहा गया कि एक क्वांटा से कम एनर्जी ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। जैसे आप लोग देख रहे थे कि मान लो न्यूक्लियस है, या फर्स्ट ऑर्बिट है, या सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके पास मिनिमम क्वांटा है आप लोग का, सेकंड ऑर्बिट में है उसके पास 2 है आप लोग का क्वांटा, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 क्वांटा। तो ये थर्ड से सेकंड पे आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट पे आ सकता है, लेकिन फर्स्ट से न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे उसके पास मिनिमम क्वांटा 1 क्वांटा है, उसको लूज करके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो वैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस माना ही नहीं जाएगा। यानी कम से कम अगर उसका एग्जिस्टेंस है तो उसके पॉकेट में 1 क्वांटा होना चाहिए। 1 क्वांटा से कम एनर्जी अगर रहेगा तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में जाने का चांस खत्म हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पास वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा नहीं। तो कम से कम इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक आ सकता, फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसी चीज का यूज किया गया था बोर्स थ्योरी में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा ये वीडियो। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।